मैं डॉक्टर वंदना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हर्ष विद्या मंदिर स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायसी, हरिद्वार। विषय हिंदी, एमए द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र पाश्चात्य काव्यशास्त्र से आज का व्याख्यान विषय अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत। अरस्तु का जन्मकाल 374 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व माना गया है। अरस्तु को यूनानी विद्वान, दार्शनिक, पाश्चात्य विधाओं का आदि आचार्य, प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के शिष्य, विश्व विजेता सिकंदर महान के अपने गुरु होने का गौरव प्राप्त है। इनके ग्रंथों की रचना तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान, राजनीति शास्त्र, आचार शास्त्र, काव्यशास्त्र आदि विषयों पर इन्होंने लेखनी चलाई। अरस्तु का जन्म मकदूनिया के स्थिगिरा नामक नगर में 374 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिकंदर के पितामह अमिनटास के दरबार में चिकित्सक थे। अतः प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे दार्शनिक अरस्तु बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के थे। वह प्लेटो के परमप्रिय शिष्य, जिन्हें प्लेटो अपने विद्यापीठ का मस्तिष्क कहा करते थे, उन्हें सिकंदर महान का गुरु होने का भी गौरव प्राप्त है। ज्ञान विज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों पर उनका समान अधिकार था। यही कारण है कि अरस्तु को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की विधाओं का आदि आचार्य माना जाता है। उनकी कृतियों की संख्या 400 मानी गई है। तथापि उनकी प्रतिष्ठा के लिए 2 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। नंबर 1, तेखनेस रितेरिकेस, जो भाषण कला से संबंधित है। इसका अनुवाद भाषण कला किया गया है। नंबर 2, पेरिपोइतिकेस, जो काव्यशास्त्र से संबंधित है, जिसका अनुवाद काव्यशास्त्र किया गया है। हालांकि काव्यशास्त्र का यह ग्रंथ वृहत ग्रंथ न होकर एक छोटी सी पुस्तिका मात्र है, जिसमें कोई व्यवस्थित विस्तृत काव्यशास्त्रीय सिद्धांत निरूपण नहीं है। माना जाता है कि इसमें उनके द्वारा अपने विद्यापीठ में पढ़ाने के लिए तैयार की गई सामग्री को उनके विषयों के रूप में एकत्र कर दिया गया, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ बन पड़ा। काव्यशास्त्र की रचना के मूल में अरस्तु के 2 उद्देश्य रहे हैं। एक तो अपनी दृष्टि से यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन और विश्लेषण, दूसरा अपने गुरु प्लेटो द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेपों का समाधान। किंतु इस प्रसंग में अरस्तु ने ना तो कहीं प्लेटो का नाम लिया है, न खंडनात्मक तेवर अपनाया है, और न गुरु के विचारों की तुलना में अपने विचारों को श्रेष्ठ ठहराने का आशालीनता प्रदर्शित की है, बल्कि उन्होंने प्लेटो के काव्य विषयक विचारों की दृढ़तापूर्वक और प्रतिभावयुक्त समीक्षा की है। अरस्तु ने जिन काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उनमें से 3 सिद्धांत विशेष महत्व रखते हैं। नंबर 1, अनुकरण सिद्धांत। नंबर 2, त्रासदी विवेचन। नंबर 3, विरेचन सिद्धांत। आज का हमारा मुख्य बिंदु है अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत। संस्कृत काव्यशास्त्र में नाटकों की गणना काव्य में की गई है। इस विषय में यह सूक्ति अत्यधिक प्रचलित है, काव्येषु नाटकम रम्यम। भारतीय काव्यशास्त्र के समान यूनानी काव्यशास्त्र में भी नाटकों की गणना काव्य के अंतर्गत की जाती है। इस विषय में समीक्षालोक के रचयिता डॉक्टर भगीरथ दीक्षित का कथन ध्यान देने योग्य है। अरस्तु ने कविता को अन्य सभी अनुकरणात्मक कलाओं से उत्कृष्ट माना है और सभी काव्य प्रकारों में ट्रेजेडी, दुखात्मक नाटक को उत्कृष्ट कहा है। अरस्तु के अनुसार काव्य कला का उत्कृष्ट विकास इसी काव्य प्रकार में देखा जा सकता है। अरस्तु ने ट्रेजेडी के आदर्श स्वरूप की विवेचना में काव्य संबंधी कई महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए गए हैं,
भारतीय आचार्यों ने भी काव्येषु नाटकम रम्यम कहकर यही मत व्यक्त किया है कि नाटक ही काव्य का सर्वाधिक मनोहर रूप होता है। नाटक जीवन का पूर्ण चित्र होता है, यही उसकी उत्कृष्टता और मनोरमता है। जिस प्रकार हमारे यहाँ नाटकों के कई प्रकार हैं, उसी प्रकार यूनानी साहित्य में उसके मुख्यतः दो ही प्रकार उपलब्ध हैं। नंबर 1 ट्रेजेडी, नंबर 2 कॉमेडी। त्रासदी का लक्ष्य। त्रासदी का लक्ष्य है त्रास अर्थात कष्ट देने वाला। त्रासदी का लक्ष्य त्रास और करुणा के भाव को जागृत करना है। त्रासदी का उद्देश्य काव्येतर चित्रण होता है। अरस्तु ने दो भेद त्रासदी और कॉमेडी स्वीकार अवश्य किए हैं, परंतु उन्होंने कॉमेडी और कॉमेडी का विस्तृत विवेचन नहीं किया है। जहाँ तक ट्रेजेडी अथवा त्रासदी का प्रश्न है, अरस्तु ने उसका विस्तार विवेचन किया है। त्रासदी की परिभाषा। भारतीय साहित्य चिंतन की तरह ही पश्चिमी साहित्य चिंतन का आरंभ भी मंचीय विधा से हुआ है। जैसे भारत में नाट्यशास्त्र मुख्यतः नाटक केंद्रित ग्रंथ है, वैसे ही प्लेटो और अरस्तु का साहित्य चिंतन त्रासदी को केंद्र में रखकर विकसित हुआ है। ट्रेजेडी और नाटक दोनों ही मंचीय विधाएं हैं। अरस्तु ने अपनी परिभाषा में विशेष रूप से रेखांकित भी किया है। त्रासदी स्वतः पूर्ण निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। यह समाख्यान के रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में होती है। इसका माध्यम नाटक के विभिन्न भागों में तद अनुरूप प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है। उसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। अरस्तु की इस परिभाषा में जो बिंदु विशेष रूप से रेखांकित किए जा सके हैं वह इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह अनुकरण मूलक है। नंबर 2, यह स्वतः पूर्ण और निश्चित आयामों से युक्त होती है। नंबर 3, यह समाख्यान न होकर कार्य व्यापार के रूप में होती है। नंबर 4, यह भाषा के माध्यम से व्यक्त होती है जो त्रासदी के विभिन्न भागों के अनुरूप होनी चाहिए। नंबर 5, त्रासदी का उद्देश्य करुणा या त्रास द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन होता है। आगे है त्रासदी के तत्व। अरस्तु ने त्रासदी के अंगों का विवेचन संरचनात्मक विश्लेषणात्मक पद्धति से किया है। उन्होंने त्रासदी के 6 अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं, जिसमें नंबर 1 है कथानक, नंबर 2 चरित्र चित्रण, नंबर 3 पद रचना, नंबर 4 विचार तत्व, नंबर 5 दृश्य विधान और नंबर 6 गीत। इनमें से कथानक, चरित्र चित्रण और विचार अनुकरण के विषय हैं। दृश्य विधान अनुकरण की विधि है। पद रचना और गीत अनुकरण के साधन हैं। नंबर 1 कथानक। इन 6 तत्वों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अरस्तु ने कथानक को माना है। वह कथा वस्तु को प्रबंध काव्य मात्र का और विशेष रूप से त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। त्रासदी की आत्मा मानते हैं। उन्होंने कथानक पर आधार, विस्तार, संरचना, भेद, वस्तु विधान सभी दृष्टियों से विचार किया है। कथा वस्तु के मूल गुण अरस्तु के अनुसार त्रासदी की कथा वस्तु के 6 मुख्य गुण हैं। नंबर 1 एकान्वित, नंबर 2 पूर्णतः, नंबर 3 संभाव्यतः, नंबर 4 सहज विकास, नंबर 5 कौतूहल और नंबर 6 साधारणीकरण। नंबर 2 चरित्र चित्रण। अरस्तु ने कथानक के बाद दूसरा स्थान चरित्र चित्रण को देते हुए कहा है, चरित्र चित्रण का मूल आधार स्वीकार किया है। अरस्तु ने चरित्र चित्रण के 6 आधारभूत सिद्धांत स्वीकार किए हैं। रचना के चरित्र चित्रण के लिए इन 6 बातों का ध्यान रखना रचनाकार के लिए आवश्यक है। नंबर 1 भद्रता,
नंबर 2 औचित्य, नंबर 3 जीवन के अनुकूल एक रूपता, नंबर 4 संभाव्यता, नंबर 5 सच्चाई और नंबर 6 आदर्श। तीसरे तत्व के रूप में अरस्तु ने विचार को महत्व दिया है। अरस्तु के अनुसार विचार का अर्थ है परिस्थिति के अनुरूप संभव और संगत के प्रतिपादन की क्षमता। कुछ और खुलासा करते हुए उन्होंने कहा, विचार वहाँ विद्यमान रहता है जहाँ किसी वस्तु का भाव या अभाव सिद्ध किया जाता है या किसी सामान्य सत्य के व्यंजक सूक्ति का आख्यान होता है। विचार की आवश्यकता अरस्तु किसी वक्तव्य को सिद्ध करने या सामान्य सत्य का आख्यान करने के लिए स्वीकार करते हैं। विचार की व्यापकता का अरस्तु ने जिस रूप में निरूपण किया है उससे स्पष्ट है कि विचार में केवल बुद्धि तत्व की प्रधानता को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने स्पष्ट किया, विचार के अंतर्गत ऐसा प्रत्येक प्रभाव आ जाता है जो वाणी द्वारा उत्पन्न हो। इसके उपविभाग हैं प्रमाण और प्रतिवाद, करुणा, त्रास, क्रोध की उद्बुद्धि, अतिमूलन और उन्मूलन। चौथा मुख्य तत्व है पदावली। उन्होंने त्रासदी का माध्यम अलंकृत भाषा को माना। अलंकृत भाषा का व्याख्यान करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया, अलंकृत भाषा से मेरा अभिप्राय ऐसी भाषा से है जिसमें लय, सामंजस्य और गीत का समावेश होता है। त्रासदी की भाषा के बारे में अरस्तु ने विस्तार से लिखा, जिसका सार यह था कि त्रासदी की भाषा प्रसन्न, समृद्ध और उदात्त होनी चाहिए। पदावली में ये गुण अलंकृत गरिमा और औचित्य के समावेश से और शुद्धता और वाग आडंबर के विरुद्ध सतर्कता से आते हैं। बाद में लॉन्जाइनस ने भी उदात्त का विवेचन करते समय अलंकृत पर बल देते हुए भी शब्द आडंबर और वाग आडंबर और शुद्धता को उदात्त विरोधी तत्व माना था। पांचवें तत्व के रूप में अरस्तु ने स्वीकार किया दृश्य विधान। दृश्य विधान कवि की अपेक्षा मंच शिल्प की कला पर अधिक निर्भर रहता है और इससे स्वतंत्र रूप से त्रासदी के प्रबल प्रभाव की अनुभूति होती है, किंतु त्रासदी के मूल प्रभाव के लिए यह सर्वथा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि दृश्य विधान एक बाह्य प्रसाधन है। इस प्रकार त्रासदी का आकर्षण प्रस्तुति सापेक्ष नहीं होती। छठवां और अंतिम तत्व के रूप में उन्होंने गीत को माना। अरस्तु ने गीत को भी त्रासदी का अभिन्न अंग माना है, जबकि उसका स्वतंत्र प्रयोग वृंदगान के रूप में होता है, उसके अंतर्गत आता है। अंत में निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि अरस्तु के काव्यशास्त्र का अधिकांश भाग त्रासदी को समर्पित है और इसी में उनकी प्रतिभा का उत्कर्ष मिलता है। वस्तुतः अरस्तु ने त्रासदी को कला का आदर्श रूप मानकर उसके निमित्त से कला के मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु का मानना था कि त्रासदी मानव पीड़ा की गाथा होती है, हमें इसलिए सुख प्रदान करती है कि प्रथम तो वह हमें जीवन सत्यों से परिचित कराकर हमारे ज्ञान भंडार की अभिवृद्धि करती है। दूसरा, उसे देखते समय साधारणीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम भाव आंदोलन और भावमग्नता से उत्पन्न सुख का अनुभव करते हैं। और तीसरा, वह सुंदर कलाकृति होती है जिसे कवि अपनी प्रतिभा, कल्पना शक्ति तथा कलात्मक चातुर्य से मनमोहक बना देता है। आज का जो हमारा व्याख्यान विषय था उसमें हमने अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत के विषय में जाना और समझा।